महाराष्ट्र, झारखंड और 15 राज्यों की 46 विधानसभा पर उपचुनाव और 2 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। ऐसे में सबकी नज़र महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो रुझान सामने आए हैं उसने सभी को चौंका दिए हैं और यहाँ पर एनडीए यानी कि महायुति की सरकार वापसी करती हुई दिख रही है और एक प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सत्ता में लगातार दूसरी बार काबिज होने जा रही है। आपको बता दें कि जो रुझान सामने निकल के आए हैं उसमें डबल यहाँ पर सेंचुरी लगाती हुई दिख रही है महायुति। मौजूदा समय में अगर रुझान की बात करें तो 223 सीट पर महायुति आगे चल रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी लगभग 54 सीट पर आगे चल रहा है। और अगर पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी 149 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 149 सीट पर चुनाव लड़ने के साथ ही बीजेपी जो सीट जीत रही है वो लगभग 123 सीट पर बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। ये बीजेपी के लिए बड़ी बढ़त है, क्योंकि अभी सत्ता में है। एंटी इनकम्बेंसी का कोई यहां पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मौजूदा समय में जो हम बात करने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि नतीजे सामने आ गए और जो रुझान सुबह से सामने आ रहे थे, मौजूदा समय में 1 बज रहे हैं, तो जो रुझान थे अब चुनावी परिणाम में तब्दील हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के अब कवायद भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की गलियों में, महाराष्ट्र की कई सारे सड़कों पर पोस्टर वार भी देखने को शुरू हो गया है और कई जगह पर देवेंद्र फडणवीस के समर्थक जो हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मौजूदा समय में वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में पोस्टर में उनको मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया गया है। लेकिन मौजूदा समय में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, शिंदे गुट शिवसेना के एकनाथ शिंदे, वो कहाँ नज़र आ रहे हैं ये भी देखना होगा। तो वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के अगर बात करें तो उनका भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। लेकिन उनके भतीजे अजीत पवार जो एनसीपी के दूसरे गुट के हैं, उनका भी मुख्यमंत्री के रेस में नाम चल रहा है। हालांकि वो पार्टी में तीसरे नंबर पर बन के सामने आए हैं। तो ऐसे में ऑफिस में कुछ लोग मौजूद हैं, सीएम फेस पर चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे होंगे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, या डिप्टी सीएम जो 2 हैं देवेंद्र फडणवीस, या अजीत पवार। और राम जी आप बताइए, जो मौजूदा समय में रिजल्ट आए हैं महाराष्ट्र के, तो अभी जो सीएम की चर्चा चल रही है, गलियारों में देवेंद्र फडणवीस के जितने समर्थक हैं, बीजेपी के बड़े नेता रह चुके हैं महाराष्ट्र में, तो उनके नाम की चर्चा चल रही है। पोस्टर वार भी शुरू हो गया है और महायुति में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के अब धीरे धीरे तकरार देखने को मिल रही है। 2 डिप्टी सीएम मौजूदा हैं और 1 मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो चुनावी रिजल्ट के बाद से महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार? देखिए, एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री थे ही, तो वो तो अगर आप परंपरा को देखेंगे तो वो एक उम्मीदवार बनते हैं। लेकिन बीजेपी की ये इतिहास रहा है कि वो अपने पार्टी के अलावा दूसरे पार्टी को मुख्यमंत्री का कुर्सी तब देती है जब वो कमज़ोर हो या कोई पार्टी टूट के आए, जुड़े, जिनकी वजह से सरकार बने। इस समय ऐसी हालात नहीं लग रहे कि बीजेपी किसी पे पूर्णतः डिपेंडेड है सरकार बनाने के लिए। ठीक है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो वो एक उनकी दावेदारी बनती है, उनके समर्थकों में ये उम्मीद भी रहेगी और वो चाहेंगे भी कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एक बीजेपी के नेता भी हैं, यंग भी हैं, कई आंकड़ों पे वो फिट बनते हैं। तो इस वजह से अगर, हालांकि मुख्यमंत्री किसे बनाती है अभी तो समय है, लेकिन अगर आंकड़ों को देखेंगे या बीजेपी के इतिहास को देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अजीत पवार? अजीत पवार के नहीं है चांसेस, मेरे अनुसार तो अभी नहीं लगता कि अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब थे तो एकनाथ शिंदे बने, अजीत पवार तो नहीं बने। और इस समय तो बीजेपी काफ़ी लास्ट के मुकाबले स्ट्रांग, अपने ही वोटर्स पे काफ़ी स्ट्रांग है, अपने ही सपोर्टर्स से काफ़ी स्ट्रांग है, तो अजीत पवार के चांसेस कम ही लग रहे हैं। एक सवाल आपने उठाया कि बीजेपी अगर कमज़ोर कहीं पे नहीं होती है तो वहाँ दिख रही है, तो यहाँ पे बीजेपी कमज़ोर नहीं है तो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन एक और राज्य है जहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत है और सीट जिसकी कम आई है उसका मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार राज्य की हम बात कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी की सीट ज़्यादा है, लेकिन अपने से कम जो जेडीयू की सीट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी
मुख्यमंत्री अगला नहीं बना सकती है? अगर सीटों और यहाँ पर दल की बात की जाए, गठबंधन साथी के साथ निभाने की बात की जाए। देखिए, गठबंधन साथी के साथ निभाने की बात होती है। बिहार में इसलिए हुआ है क्योंकि अगर बिहार में नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे या नीतीश कुमार का साथ हो तो वहाँ सरकार बनाना ही मुश्किल हो जाता। जब भी बीजेपी ऐसी स्थिति में है कि भाई इनके या जो गठबंधन की पार्टी है उसके बिना सरकार बनाना ही मुश्किल है, तभी वो कुर्सी देती है। और यहाँ पे भी जब ये पार्टी का विभाजन हुआ, टूट के आए, बीजेपी में जुड़े, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया शिंदे को। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये खुद बहुत मजबूत हैं। जब ये खुद बीजेपी में वो मजबूत हैं, संख्या वाइज बीजेपी के विधायक वहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड का समर्थन नहीं मिलेगा तो वहाँ सरकार बनेगी ही नहीं। एकनाथ शिंदे के साथ क्या धोखा नहीं होगा कि जब सरकार बनाने की बात आई तो उनको मुख्यमंत्री बना दिए, अब जब चुनाव हुआ तो फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है? राजनीति में धोखा क्या होता है? राजनीति में धोखा क्या होता है? समय समय का खेल होता है, सब लोगों को अपने प्रॉफिट देखनी होती है। तो विनीत, आप बताओ, आप किसको महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं? जैसे कि रिजल्ट क्लियर है, बीजेपी की अभी तक का जो रुझान आ रहा है सामने, 126 सीटों से आगे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे वहाँ के। आप इस पे पूरी तरह एग्री कर रहे जी 100% देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। हो और कोई दूसरा नेता नहीं? नहीं। बीजेपी बीच बीच में बता दे कि चौंका भी देती है नाम जिसका आता है, लेकिन जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है उसमें नाम किसी तीसरे का चला आता है और जो भी नेता मौजूद रहते हैं सभी हैरान रह जाते हैं। तो बीजेपी की तरफ से ये जो आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई अपना और दूसरा चेहरा लेकर के सामने आ सकती है? अब तक तो नहीं लग रहा है, देवेंद्र फडणवीस का ही नाम आ रहा है। और जब चुनाव नहीं हुए तो उससे पहले भी उनके कयास लग रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री। और जैसे कि लग रहा है कि बीजेपी का सीट ज़्यादा है महायुति में, तो वही जीतेगा। आपको बता दें कि जिस तरह चुनाव परिणाम सामने आए हैं, यहाँ पर तीनों पार्टी अपनी अपनी सीट पर अच्छी पकड़ बनाती हुई दिख रही है। जितनी जितनी सीट मिली थी अच्छा प्रदर्शन करते हुए महायुति के जो तमाम दल हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो अभी से तकरार राज्य में शुरू हो चुके हैं, पोस्टर वार शुरू हो चुका है। अजीत पवार गुट के समर्थक उनको मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं, हालांकि उनकी सीटें बहुत कम हैं तो ये नामुमकिन सा है। लेकिन शिंदे गुट ज़्यादा यहाँ पर खुश नज़र आ रहा है क्योंकि मौजूदा समय में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सबसे बड़ी दावेदारी अगर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई पेश कर रहा है तो एकनाथ शिंदे हैं। जब बीजेपी को ज़रूरत थी तो वो शिवसेना तोड़ करके वहाँ पर जा कर के बीजेपी के साथ मिले, उद्धव ठाकरे के साथ अलग हुए और अपनी अलग शिवसेना बना करके उन्होंने बीजेपी के साथ गए और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया और मौजूदा समय में वो बीजेपी के समर्थक से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब अब चुनाव हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी मुख्यमंत्री बदलेगी, अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर एकनाथ शिंदे पर ही दांव चलेगी? राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, जो रिजल्ट सामने आए हैं और जो बीजेपी का अपने सहयोगियों दल के साथ रिश्ता रहा है, बिहार हो या अन्य राज्य भी देखा जाए, तो इतनी बड़ी जीत के बाद से महाराष्ट्र में 200 का आंकड़ा पार हो चुका है, 288 विधानसभा सीट में, और बीजेपी भी 149 पे लड़ी और लगभग 125 के आसपास जाती दिख रही है। 81 सीट पर यहाँ पर शिंदे गुट लड़ा शिवसेना, वो भी लगभग 55 सीट पर जीत की ओर बढ़ रहा है। अजीत पवार गुट भी अच्छी बढ़त हासिल कर रहा है। तो मुख्यमंत्री का असली दावेदार कौन दिख रहा है? देखिए, चुनाव परिणामों से ये तो निश्चित हो चुका है कि यहाँ पे बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे या अजीत पवार बनेंगे या एकनाथ शिंदे बनेंगे, क्योंकि बीजेपी का अन्य राज्यों में अगर देखा जाए, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव हुए और राजस्थान के हुए, छत्तीसगढ़ के हुए, इन चुनावों के परिणामों ने जो मुख्यमंत्री का चेहरा था, जिन लोगों को बनाया गया, तो बीजेपी नए लोगों को मौका देती है। तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अपनी बैठक करे और उसके बाद क्लियर करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो और चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, ये तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करेंगे। इन तीनों लोगों की दावेदारी को खत्म करने के लिए बीजेपी ये दाव चल सकती है चेहरे पे, यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी दाव खेल सकती है जिससे महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई नुकसान ना हो, सहयोगी दलों को भी कोई ऐतराज ना हो। क्योंकि चाहे वो एकनाथ शिंदे हों या
अजीत पवार हों, इन दोनों ने महाराष्ट्र की सत्ताधीश पार्टी, जिनका एक समय में माना जाता था कि ये पार्टियां महाराष्ट्र में उनका वर्चस्व था, उन दोनों पार्टियों को तोड़ के बीजेपी ने उनके जो बड़े बड़े लीडर थे, उन पार्टियों का नाम और उनका चुनाव चिन्ह था, उनको भी अपने पक्ष में ले लिया। तो इस विवाद को ख़त्म करने के लिए, या जनता ने जिस तरह से बीजेपी पे विश्वास जताया है, तो मैं कहना यही चाहूँगा कि वो चेहरा नया लॉन्च कर सकती है। लेकिन महाविकास अघाड़ी दल की अगर बात करें तो उनका भविष्य कहाँ जा रहा है? जो उद्धव ठाकरे बड़े बड़े वादे करते थे, वो असली अपने आप को बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना बताते थे, लेकिन जिस तरह से उनको सीट मिली है, अभी तक लगभग 17 सीट पे आगे चल रहे हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे असली बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रहे? जी देखिए, जो पूरा इंडिया अलायंस है, वो एक मुद्दा वो लेके चल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, और दूसरा वो जाति जनगणना की बात करते हैं। ये दोनों मुद्दे लोकसभा में कुछ कारगर होते दिखे, लेकिन जनता इतनी भारत की समझदार है कि वो जानती है कि लोकसभा में और विधानसभा के चुनावों में क्या अंतर होता है। अगर इन्होंने उस समय बताया लोकसभा के चुनाव में कि संविधान खतरे में, भाई अगर तुम राज्य के चुनाव है वहाँ भी यही नारे लगा रहे हो, और वहाँ भी जनसंख्या जाति जनगणना की आप बात कर रहे हो, तो राज्य का तो इससे कोई लेना देना है नहीं। और दूसरा, जो पूरा इंडिया अलायंस रहा है, इसने महाराष्ट्र में किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। विदर्भ क्षेत्र में किसान पानी की समस्या को लेके आए दिन सुसाइड करते रहे। तो ये एक अच्छा मुद्दा था जिसको विपक्ष संविधान और जाति जनगणना से हटा के उठा सकता था, जो कि विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरह से नहीं उठाया। इसलिए भी मुझे लग रहा है कि चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस हो, पूरे विपक्षी गठबंधन को इसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। एक और सवाल मैं इसमें ऐड करूंगा, जो आपने मुद्दे की बात की, तो मराठा आंदोलन भी महाराष्ट्र में एक बड़ा मुद्दा बन करके उभरा। जिस तरह से युवा नेता मनोज थे, वो काफ़ी यहाँ पर रैलियाँ की, तमाम हुजूम उनकी रैली में देखने को मिला। इस बार कई सीटों पर वो चुनाव भी लड़े, तो क्या मराठा आंदोलन भी इस बार इस चुनाव में कहीं कारगर साबित नहीं? देखिए, चाहे वो सत्ता पार्टी बीजेपी रही हो या फिर इंडिया अलायंस रहा हो, दोनों में से किसी ने इस चुनाव में आरक्षण की बात नहीं की। जबकि अगर मौजूदा समय में देखा जाए, अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में वर्गीकरण का प्रावधान लाया, ठीक है। तो अभी चाहे वो बीजेपी हो, चाहे विपक्ष हो, किसी भी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं आया। और इसीलिए चाहे यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण हो, उसको लेके जो मराठा आरक्षण के प्रमुख है वो काफ़ी लंबे समय तक आंदोलन करते रहे। उन्होंने अभी कुछ समय पहले सुनने में आया था भूख हड़ताल भी की। लेकिन इस मुद्दे को नहीं तो विपक्ष ने लिया और नहीं सत्ताधीश पार्टी ने लिया, क्योंकि देश में आरक्षण एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। अगर आप किसी एक गुट को आरक्षण देने की बात करते हैं तो दूसरा गुट भी आंदोलन उसके लिए शुरू कर सकता है। और ये देश में देखा भी गया हो, चाहे वो जाट रिजर्वेशन हो, चाहे अन्य अन्य तरीके के हो। तो इसलिए शायद मुझे लगता है विपक्ष हो या सत्ताधीश पार्टी हो, इन्होंने आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया। मौजूदा समय में अगर आंकड़ों की बात करें तो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि ये जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, और इस पर एक नज़र अगर डालें तो ये देख लीजिए कि बीजेपी को 127 सीट अकेले अपने दम पर लाती हुई दिख रही है। 149 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा था। दूसरे नंबर पर अगर बात करें शिवसेना शिंदे गुट, तो 56 सीटों पर अभी ये आगे चल रही है। तीसरे नंबर पर NCP है, जो अजीत पवार गुट है, ये 40 सीटों पर आगे चल रही है। ये तीनों जो हैं ये महायुति हैं और इन लोग ने अच्छी बढ़त बना ली है। अब वहीं बात करें महाविकास अघाड़ी दल की, तो कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना UBT यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे 17 सीट पे आगे चल रही है। NCP शरद पवार गुट जो है वो 10 सीटों पर अगर यहाँ पर आगे चल रहा है। और अगर बात करें अन्य की, तो 18 सीटों पर यहाँ अन्य लोग आगे चल रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, कई सारे अन्य दल भी शामिल हैं और निर्दलीय लोग भी शामिल हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनावी नतीजे सामने आए हैं, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि चुनावी नतीजे तो सामने आ गए हैं, महायुति की सरकार वापसी कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री पर
महायुति में अब तकरार छिड़ेगा, या बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, या फिर एक नया विकल्प, एक नया चेहरा लेकर के आएगी, जिस तरह से राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश में हो, जहाँ पे राजस्थान में वसुंधरा का बड़ा चेहरा निकल के सामने आया था, और यहाँ पर बात करें हम मध्य प्रदेश की तो शिवराज सिंह चौहान का बड़ा चेहरा निकल के सामने आया था, और छत्तीसगढ़ में भी अलग चेहरा आया था। लेकिन तीनों जगह बीजेपी ने चौंका करके नया फेस आगे किया, और नए मुख्यमंत्री के रूप में या मोहन यादव हो, या भजनलाल शर्मा हो, या विष्णुदेव साय हो, तीनों राज्यों में नया चेहरा लेकर के बीजेपी आई। लेकिन महाराष्ट्र में आप बताइए, क्या बीजेपी ये दाव फिर चलेगी? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से नया चेहरा लेकर के आगे आएगी, या फिर देवेंद्र फडणवीस पर ही दाव खेलेगी? नए चेहरे की बात अगर हम करें तो मुझे तो कम ही लगता है कि बीजेपी ऐसा करेगी महाराष्ट्र में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं। यहाँ पे मैं टोकूंगा, शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश के बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, मौजूदा समय में कृषि मंत्री रहे हैं, और मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है बीजेपी को सत्ता में कई बार लगातार सत्ता में वापसी कराने पे। तो अगर देवेंद्र फडणवीस के तौर पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के कहीं बड़े ज़्यादा नेता हैं। बात आपकी सही है, शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ मध्य प्रदेश के बड़े लीडर थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एक तरह से प्रेजेंट कर रहा है इस समय। अभी आपने देखा होगा इलेक्शन के बाद पीयूष गोयल जी गए, उनसे मिले, उनको बधाई दी, और भी गृह मंत्री अमित शाह ने फ़ोन करके बात किया उनसे, तीनों बड़े लीडर से बात किया, शिंदे से, अजीत पवार जी से। तो मुझे लगता है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस ही फेस होंगे। और अगर मान लीजिए वो बनाते हैं मुख्यमंत्री, तो क्या इससे महायुति जो दल है उसमें कुछ टकरार की स्थिति बनेगी, या महायुति के जो सहयोगी दल हैं, चाहे शिंदे गुट का शिवसेना हो या अजीत पवार एनसीपी हो, समर्थन बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस के नाम पर देंगे? तकरार तो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों ने पहले से ही चुनाव के पहले से ही अपना अलायंस किया था और बातचीत करके ही सामंजस्य से चुनाव लड़ा है, और ऐसा तय भी नहीं था कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के पहले, और ये भी नहीं तय था कि शिंदे नहीं बनेंगे। तो शिंदे भी एक फेस हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है जो चुनाव रिजल्ट बता रहे हैं, बीजेपी 128 सीटों पे आगे है और सबसे बड़ी पार्टी है। पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, लेकिन उसने शिंदे को बनाया था मुख्यमंत्री। तो इस बार बीजेपी अपना मौका लेगी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री मान लीजिए बन जाते हैं, तो एकनाथ शिंदे का क्या रोल होगा, उनको कौन सा पद मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि मौजूदा समय मुख्यमंत्री हैं। तो क्या मुख्यमंत्री से अगर वो हटते हैं तो पार्टी में सहयोगी दल होने के नाते उनको बीजेपी कौन सा पद ऑफर करेगी? अभी आप देख रहे हैं, अभी वर्तमान सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। तो उसी तरह से हो सकता है कि इस बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और शिंदे साहब जो हैं उप मुख्यमंत्री, और उनको कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाए बीजेपी द्वारा, ये हो सकता है। चलिए, यानी यहाँ पर ज़्यादा लोगों की राय यही लगभग समझ में निकल के सामने आई कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और डिप्टी सीएम के रूप में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार फिर से शामिल हो सकते हैं। हालांकि कई बड़े मंत्रालय होते हैं, चाहे वो यहाँ पर गृह विभाग का हो, या फाइनेंस का हो, या पीडब्ल्यूडी का हो, ये 3-4 ऐसे बड़े मंत्रालय होते हैं जिस पर सभी की नज़रें टिकी हुई होती हैं। हर कोई इस मंत्रालय को लेना चाहता है, लेकिन अब जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, महायुति की बैठक होगी, उसके बाद ही फाइनल होगा कि यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री का फेस होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। अब ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी आला कमान की, एनडीए आला कमान की, दिल्ली का, कि महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आ चुके हैं। अब बारी है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के, तो अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुनना है तो वे किसे चुनते हैं। लेकिन जिस तरह से चुनावी नतीजे आने के बाद से महाराष्ट्र में अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। जगह जगह देवेंद्र फडणवीस के जो समर्थक हैं वो पोस्टर के जरिए उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में दिखा रहे हैं। आप पोस्टर में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से चौराहे पर देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा सा यहाँ पर फोटो लगा हुआ है और नीचे मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। यानी महाराष्ट्र की बीजेपी समर्थक उनको मुख्यमंत्री के तौर पर अभी से देखने लगे हैं।
खैर वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, जब बीजेपी एनडीए दल की बैठक होगी, महायुति की बैठक होगी, उसके बाद ही ये कंफर्म होगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप किसको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अगर आपके मन में कोई नाम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।